हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीपीएससी मेंस 2024 21 तारीख यानी कि मंडे से प्रारंभ हो रहा है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो मेंस के एस्पिरेंट्स जो लोग मेंस लिख रहे हैं 2024 का उनको ही लेकर के है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो इस संदर्भ में है कि जो परीक्षा भवन यानी जब मेंस की परीक्षा देने के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे और अपना पेपर स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। और इसलिए हमने इस वीडियो का नाम दिया है कि परीक्षा भवन में आखिर क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि एक भूमिका निभाता है आपके चयन में। कारण यह है कि इसके पहले अभी तक आपने मेंस, जो बच्चे खास तौर से फ्रेशर्स हैं, मेंस में आपने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल ये बहुत अलग जगह होती है। उसका अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो मेंस के एस्पिरेंट होते हैं उन सभी के ऊपर। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में वो जो हमारे पास 3 घंटे का समय है, ये 3 घंटे का समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है आपका, क्योंकि इस 3 घंटे में आपका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपने अपनी कॉपी में जो इस 3 घंटे में लिखा है वही चेक होगा। देखिए, आपकी कॉपी जब चेक होगी या किसी भी कॉपी को जब कोई भी प्रोफेसर या टीचर चेक करता है, वैल्यूअर चेक करता है, तो कॉपी चेक करते समय उसे ये नहीं मालूम होता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट 5 साल से तैयारी कर रहा था या 10 साल से, या ये इसका पहला ही अटेम्प्ट है। उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है। इसलिए उन 3 घंटों में आपने जो उसमें लिखा है उसी से ही आपका कहना चाहिए आगे का रास्ता तय होगा और उसी से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो एग्जामिनेशन हॉल के जो 3 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एग्जामिनेशन हॉल में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैंने भी ध्यान रखे थे जब हम लोग भी मेंस दिया करते थे, और मैं आज आपको वो सब पॉइंट्स जो कि मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो क्या आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपको मालूम है कि आपके पास 2 मार्कर के प्रश्न है, इसके बाद शॉर्ट नोट है, फिर लॉन्ग आंसर है। ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है। तो तीनों का जो टाइम मैनेजमेंट है, अलग अलग स्लॉट आपको पता होने चाहिए या आपने अपने लेवल पे फिक्स कर रखे होंगे। सपोज हो सकता है कि आपने जो 2 मार्कर हैं उसके लिए 30 या 35 मिनट का समय आपने फिक्स कर रखा है, तो इसको 35 मिनट में ही करने का प्रयास आप करें। ठीक है, जो भी आपने टाइम फिक्स कर रखा है। और चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे घड़ी लगी हुई रहती है, हम जब पेपर देते थे तो खैर उस समय वॉच अलाउड थी, तो मैं अपनी घड़ी उतार के सामने ही रख लेता था। तो ध्यान रखिएगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है उस टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपको पेपर करना है। इस 35 मिनट को, यदि आपने 2 मार्कर के लिए 35 मिनट दे रखा है, तो 35 मिनट को ओवरलैप आपको नहीं करना है, दूसरा सेक्शन आपको स्टार्ट कर देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। कई लोगों की आदत होती है कि पेपर जैसे ही मिलता है और हम उसको पूरा देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके दो नुकसान हैं। पहली बात, क्या हो रहा है कि आपका समय खराब हो रहा है, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने में आपको समय लगेगा। दूसरी बात, उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, होते ही हैं, कि जो हमसे नहीं बनते हैं। हम अनावश्यक रूप से उसका तनाव पहले से ही ले लेते हैं। देखिए, एक बात आप बिल्कुल क्लियर प्री माइंड होकर के जाइए, वहाँ पर आपसे सब कुछ नहीं बनेगा। कई सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपसे छूटेंगे। तो पूरा पेपर नहीं पढ़ना है आपको, उसको पढ़ने में समय नहीं व्यर्थ करना है। आप लाइन से एक एक प्रश्न है उसको पढ़ते जाइए और आंसर लिखते जाइए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार सोचकर ही लिखना है। देखिए, चाहे वो 2 मार्कर है, चाहे वो शॉर्ट नोट है, चाहे लॉन्ग आंसर है, प्रश्न जो आ रहा है हो सकता है कि आपको
नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन नॉलेज से मतलब नहीं है। जो प्रश्न आ रहा है ना, प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। एक वहां पर प्रश्न का उत्तर ही चेक होगा, आपका जो ज्ञान है वो एक अलग बात है, लेकिन चेक ये किया जाएगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है या नहीं लिखा है। इसलिए जो प्रश्न है आप उसे ध्यान से पढ़ें, और आप कुछ सेकंड्स के लिए 15-20 सेकंड्स ले सकते हैं, आधा मिनट ले सकते हैं, सोच करके उसको लिखिए। भले ही चाहे आप इसको लिखने के क्रम में, जैसे 3 मार्क का तो चलिए ठीक है, 2 ही 3 लाइन का होता है। शॉर्ट नोट, लॉन्ग आंसर, इसमें भले चाहे आप, जैसे कि आपको 200 शब्द लिखना है तो 200 शब्द की जगह भले चाहे आप उसको 180 शब्दों में समाप्त कर दें, भले चाहे थोड़ा सा कम लिखें, लेकिन प्रयास आपको क्या करना है कि आप जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दें। प्रश्न जो पूछा जा रहा है समझ करके लिखें, उसका गलत अर्थ, गलत इंटरप्रिटेशन ना निकाल लें। दूसरी बात, लॉन्ग आंसर जो होते हैं उसकी जो फ्रेमिंग है वो आपकी कॉपी के पीछे रफ वर्क की एक जगह दी है, वहां कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर काफी महत्वपूर्ण होता है। तो भले ही आपको वो बन रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेमिंग करने में आपको 1 मिनट का समय लगेगा। कई बार 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, आधे मिनट का भी समय लगता है। फटाफट फटाफट आपको फ्रेमिंग, फ्रेमिंग से मतलब ये हो जाता है कि आपको केवल पॉइंट्स लिखना है कि पहले पॉइंट, दूसरा, तीसरे में मैं इसका क्लासिफिकेशन कर दूंगा, चौथे में ये कर दूंगा, पांचवें में निष्कर्ष डाल दूंगा। यदि आपने फ्रेमिंग पहले से ही दिमाग पर अपने सेट कर रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको सोच करके लिखना पड़ते हैं, तो वहां लॉन्ग आंसर की मेरे हिसाब से फ्रेमिंग आपको कर लेनी चाहिए, यदि आपके लिए बिल्कुल नया है तो। नेक्स्ट, सभी प्रश्न एक समान महत्व के होते हैं। देखिए आपको मालूम है 2 मार्कर में सभी का जो है मार्क्स 1 हैं, शॉर्ट नोट में सभी के मार्क्स 1 हैं, लॉन्ग आंसर में सभी के मार्क्स 1 हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कई सारे लोगों की ये आदत होती है कि सपोज यदि मुझसे ज्योग्राफी अच्छा बन रहा है और हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, तो मैं कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में ज़्यादा समय दे देता हूँ और हिस्ट्री में उतना समय नहीं देता हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए। सारे प्रश्न एक जैसे हैं। आप अनावश्यक रूप से किसी एक प्रश्न में ये सोच करके कि मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल स्टडीज़ है, यहाँ बहुत अच्छा, बहुत बुरा, मतलब यहाँ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो प्रश्न का उत्तर सही होता है या फिर गलत होता है। अब ये जो बात आती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, ये देखिए आपका इथिक्स का जो पेपर होता है उसमें केस स्टडी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या निबंध और हिंदी में ये सब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जीएस का जो पेपर होता है, तो जीएस के पेपर में आपके लिए सारे प्रश्न कैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो ध्यान रखिए उसमें अनावश्यक रूप से किसी पर ज़्यादा समय ना दें, या किसी में समय की कटौती आप ना कर दें। कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रश्न मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है, ये प्रश्न मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ऐसा बहुत होता है, ये 3 मार्कर में बहुत होता है। 3 मार्कर में मतलब पिछले कुछ समय से हिस्ट्री में ऐसे कई सारे प्रश्न आ रहे हैं 3 मार्कर में, जो बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछा जा रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसे कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो जो नहीं बन रहा है, आपने देखते साथ ही देख लिया कि ये नहीं बनेगा, आप उसे छोड़िए। कई लोग ऐसा करने लगते हैं कि चलो उसमें थोड़ा कुछ लिख दें, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि ऐसे प्रश्न में लिखना है तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आपसे जो बन रहा है उसका एक्स्ट्रा समय उसको आप दे दीजिए। तो जो नहीं बन रहा है आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, अनावश्यक मत उलझिए उसमें। कई बार देखिए ऐसा हो जाता है कि प्रश्नों के उत्तर हमसे लगातार नहीं बनते हैं, लगातार। कई बार 3 मार्कर में ऐसा हो जाता है, 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, 4-5 प्रश्न लगातार ऐसे आ जाते हैं, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं और हमको ये लगता है कि मतलब अब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। जो लोग पहली बार मेंस दे रहे हैं ना, वो अच्छे से इस बात को समझ लें कि यदि आपसे ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है तो कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। घबराइए मत, आगे के जो प्रश्न हैं उन पर कंसंट्रेट करिए। अनावश्यक डायग्राम या चार्ट, देखिए मैंने क्या बताया आपको, अनावश्यक मतलब आवश्यक है तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक मत बनाइए। मतलब हर जगह डायग्राम आपको डालने की आवश्यकता उसमें नहीं है। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैपिंग हो जाती है तो एक बात समझ में आ जाती है, या साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें हम डायग्राम बना देते हैं तो अच्छी बात है। कई सारी जगह फ्लो चार्ट, जैसे
कई बार किसी भी चीज का वर्गीकरण पूछ लेते हैं या संरचना पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि संघनक लोक से वायु की संरचना, तो आपने उसको चार्ट से समझा दिया। तो ये बातें चलो ठीक है, हो जाती हैं, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी यदि आप डायग्राम डाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, आप जो डायग्राम और चार्ट डालें वो ऐसा डालें कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसे भी समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मेंस के जो बच्चे रहते हैं उनकी कॉपी चेक करी है मैंने, जो मॉक टेस्ट की, तो उसमें उनका जो चार्ट होता है, जो डायग्राम होता है, वो समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या समझाना चाह रहे हैं। तो डायग्राम सरल होना चाहिए जो समझ में आ सके। नेक्स्ट है उत्तर में विविधता लाएं। विविधता से मतलब ये देखिए, ऐसा होता है कि आप एक जैसा ना लिखें। एक जैसे जैसे मतलब कि सपोज 3 मार्कर की दिया, मार्कर सॉरी 2 मार्कर की, तो उसमें 3 लाइनें आएंगी आपको। तो कई लोग क्या करते हैं, सभी उत्तरों में क्या करते हैं, 1 2 3, हर एक उत्तर को क्या किया जाना है, 3 पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करना है। अरे नहीं भी लिख पा रहे हैं उसको 3 पॉइंट्स में, तब भी लिखने का प्रयास करना है। हो सकता है आपसे किसी चीज की परिभाषा पूछ ली जाए, समाजशास्त्र में आपको पूछ लिया गया कि समुदाय को परिभाषित करिए, तो जब परिभाषित करना है तो परिभाषा दे दीजिए फिर आप उसकी। फिर आप अनावश्यक रूप से 3 पॉइंट्स मत डालिए। ये जो पॉइंट्स हैं ये तब डालिए जब उसकी आवश्यकता है। इसलिए उत्तर कहीं ऐसा ना हो कि आपका उत्तर एक ही जैसा लगने लगे। कई लोग डायग्राम बनाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए इस तरीके से, तो एक ही जगह से बनाए जा रहे हैं, या इस तरीके का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यही किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा आपसे ये कहना है कि जब आप कॉपी आपकी ओवरऑल, तो उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए। एक जैसी कॉपी कि आपको लगे कि इसने एक ही रटा था और एक ही रट करके उसने लिख दिया। 2 मार्कर के बाद लॉन्ग आंसर कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। देखिए हालांकि ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 2 मार्कर के बाद आप लॉन्ग आंसर कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपका ज़्यादा नंबर का है, 10 नंबर का है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको ज़्यादा लिखने के लिए। क्योंकि शॉर्ट नोट तो कई बार देखिए कैसा होता है कि कई बार केवल डायग्राम बनाने से ही शॉर्ट नोट में काम हो भी जाता है। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण आपसे पूछ लिया, कुछ कारण वगैरह पूछ लिया, या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें, तो वहाँ बहुत कम शब्दों में लिखने में भी काम हो जाता है। तो वैसे तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है इसको लिखने में, लेकिन फिर भी 2 मार्कर के बाद ये डायग्राम मतलब आप जो लॉन्ग आंसर है उसको बना लिखते हैं तो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज जस्ट अ सजेशन, बाकी आप जैसा करना चाहें। साफ साफ लिखना है आपको। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है, मैं आपको पहले भी इसको लेकर के बता चुका हूँ कि आपकी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, मतलब अनावश्यक रूप से जोर ना लगे किसी को जो कॉपी चेक कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने क्या लिखा उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो साफ साफ लिखना है, बहुत ज़्यादा काटापीटी आपको नहीं करना है, ठीक है। ओवरऑल इंप्रेशन आपकी कॉपी का अच्छा आना चाहिए। इसके साथ आपको मालूम ही होगा, आपने नियम पढ़ा होंगे कि उसमें कोई भी पहचान चिन्ह लिखते समय नहीं बनाना है। जैसे सपोज आपने हैशटैग का साइन बना दिया या इस टाइप से कोई भी साइन बना दिए, तो ये सब साइन आपको नहीं बनाना है। आपको पता है इंटरनेशनल जो है सिस्टम 1 2 3 4 लिख सकते हैं आप, ABCD लिख सकते हैं, काका काका, ये जो चीज़ें कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है आपको। दूसरों पे ध्यान ना देने से मतलब क्या हो जाता है, दूसरों पर ध्यान ना देने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, और आपसे नहीं बना, आप फ्री हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं, सब लिख जा रहे हैं। उस समय हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मतलब मुझसे कुछ नहीं बन रहा है और बाकी ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अनावश्यक रूप से आने लगता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो जब भी आप पेपर करें, तो पेपर करते समय आप दूसरों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने ऊपर ध्यान रखिए। कुछ याद करना है तो आंख बंद करके आप उसको मनन करिए, याद करिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। इधर उधर ध्यान देंगे तो आपका क्या होगा, भटकाव हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जिनसे बहुत कहीं कहना चाहिए कि इफेक्ट पड़ जाता है। कई बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे पेन की यदि हम बात करें, तो आप जिस पेन से शुरू से लिखते आए हैं, वो जो पेन है
उसको आप चेंज मत करिए। चेंज मत नहीं करने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि जो ब्रांड है उस पेन का उसे आप चेंज मत करिए, क्योंकि आपका जो पेन है, आपकी जो पेन की ग्रिप है, जिससे आपने मेंस के नोट्स बनाए थे या आपने मॉक टेस्ट में उसके आंसर लिखे थे, आपको उससे ही लिखते हुए जाना है। आप पेन नया चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये सब गलती हम भी कर चुके हैं और उसका इम्पैक्ट फिर हमारे वहाँ पर बैठ करके जो राइटिंग स्किल होती है उसके ऊपर आ जाता है, और मतलब कई बार चीज़ें गड़बड़ उसमें हो जाती हैं। तो पेन आपको वही रखना है जिस पेन का आप शुरू से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेंस को लेकर के मैंने आपको बताई। आप कहना चाहिए कि जब आप मेंस देने के लिए जाएं तो बहुत कंफर्टेबल जो आपके कपड़े हैं, जो नॉर्मली आपको जिस प्रकार की आदत है, भले चाहे आप लोअर टी शर्ट में चले जाइए, कंफर्टेबल रहिए वहाँ पर, और किसी भी तरीके का कुछ इस तरीके से चीज़ें ना हो जाएं जो आपको डिस्टर्ब करें। तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आपका जो मेंस है, मैंने अभी आपको बताया, एग्जामिनेशन हॉल में जो आप लिख करके आएंगे उस पर ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप कितने ज्ञानी हैं क्या है, किसी को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें इससे सीख जाएं। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें निकाली हैं वो आपको बताएंगे। तो सभी लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धैर्य और संयम से और कंसंट्रेट होकर के मेंस दीजिए। ऑल द बेस्ट।